हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकांश को बीच में आता हुआ देख नैतिक ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यू आर द थर्ड पर्सन बिटवीन अस हु रन आवर रिलेशनशिप। एकांश ने नैतिक के बात पर हंसकर कहा, हा हा हा, हे यू ब्लडी स्टूपिड पर्सन, लिसन टू माई वन थिंग, इफ यू वांट समवन चूज यू, सो डोंट फोर्स her. Become her choice, not a some default option. और मुझे क्या ब्लेम कर रहे हो? साध्वी को तो पता ही नहीं था कि कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ उसे पसंद करता है। और जब तक कोई इंसान सिंगल है वो किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसने तुम्हें चीट कहाँ से किया? एंड सेकेंड थिंग, साध्वी की पहली मोहब्बत तुम नहीं सिद्धार्थ था, तो उन दोनों के बीच में आया कौन? तुम। शो द थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू कम बिटवीन टू पीपल इज यू। नैतिक ने गुस्से से एकांश को देखा और साध्वी ने नैतिक को घूरते हुए कहा, अगर मेरे जीवन के तुम आखिरी इंसान भी होते तो भी मैं तुम्हें नहीं चुनती, क्योंकि तुम मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो। नैतिक ने साध्वी की बात सुनकर अपनी गन को साध्वी पर तान दिया, जिसे देख करण ने नैतिक के सामने आकर उसके हाथ को पकड़ा और उसे एक झन्नाटेदार तमाचा मारते हुए पीछे धकेलते हुए चिल्लाया, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नैतिक ने करण को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ? आपने मेरे प्यार को किसी और के नाम कर दिया और आप कहते हो कि मैं दफा हो जाऊं? करण ने नैतिक को घूरते हुए कहा, ये तुम्हारा प्यार नहीं है बल्कि पागलपन है, और मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। नैतिक ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे भी शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। आपको अपने बेटे का सपोर्ट करना चाहिए, और आप उस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो जिसने मुझे धोखा दिया। नित्या ने नैतिक को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती नैतिक, अपने फादर से इस तरह बात करते हुए? नैतिक ने नित्या को घूरते हुए कहा, किस बात की शर्म मॉम? ये आदमी कभी खुद को और अपनी औलाद को नहीं समझ पाया और यहाँ चला है दूसरों की भलाई करने। ये कहते हुए नैतिक ने नित्या को करण की तरफ इशारा कर दिया, जिसके इशारे को देखते हुए नित्या ने गुस्से से कहा, तमीज से बात करो नैतिक। नैतिक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक लहजे में बात कर रहा हूँ, इसलिए अपने पति से कहिए मेरे रास्ते से हट जाए। करण ने नैतिक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैं कभी भी अपनी औलाद को और अपने एहसास को नहीं समझ पाया, इसलिए तुम ऐसे हो। अन्या ने करण के हाथ को पकड़ते हुए कहा, डैड आप बहुत अच्छे हो। फिर नैतिक को घूरते हुए कहा, आप सबसे बुरे हो, आपको प्यार का मतलब नहीं पता, आप अपने पागलपन को प्यार का नाम दे रहे हो। नैतिक ने अन्या को आंखें दिखाते हुए कहा, अपना मुंह बंद करके रखो, वरना तुम्हारी हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। कल्याण ने उन लोगों का कन्वर्सेशन को सुनते हुए धीरे से साध्वी के कान में कहा, माई वे वी शॉल्ड गेट आउट ऑफ हेयर। साध्वी ने चौंकते हुए कल्याण की तरफ देखा, जिस पर कल्याण ने उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी फैमिली डिस्कशन चल रही है ना, तो इसमें हमें इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? साध्वी ने कल्याण की बात पर गुस्से से कहा, हम दोनों की शादी के कारण यहाँ पर नैतिक अपने घर वालों के सामने पागलपंती दिखा रहा है। साध्वी की बात सुन कल्याण ने नैतिक से कहा, हे मिस्टर साइको। कल्याण की बात सुन सभी उसकी तरफ देखने लगे और कल्याण ने नैतिक को देखते हुए कहा, तुम्हारा मसला मुझे है ना, तो मुझसे बात करो। डोंट टेल योर फॉकिंग डायलॉग्स टू अदर। नैतिक ने गन कल्याण पर तानते हुए कहा, तुझे भी तेरे भाई के पास भेज देता हूँ। उसके बाद जिसकी बात पूरी होने से पहले कल्याण ने अपने गले से वर्णमाला निकाली और फेंक कर नैतिक को मारा, जिसका निशाना सीधा नैतिक के चेहरे पर पड़ा और नैतिक माले से झुंझला गया। ये देखकर कल्याण ने आगे आते हुए कहा,
तू यहाँ पर खड़ा है इसका श्रेय तेरे घर वालों को नहीं जाता, बल्कि इस बात को जाता है कि मैंने तुझे जेल में सड़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं तेरी आंखों में तरफ देखना चाहता था। फिर साध्वी की तरफ इशारा करते हुए इस लड़की को खो देने की तरफ, इसके लिए तूने मेरे भाई को मारा ना, तो देख आज ये तेरी नहीं है, आज ये मेरी है। उसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है और उसके माथे पर मेरे नाम की बिंदी और मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। ये मेरी दुल्हन है। ये साध्वी कल्याण रावत है। कल्याण की बातों को सुनते हुए नैतिक के हाथों की नसें उभरने लगी और उसने जबड़े पूरी तरह कस गए, जिसे देखते हुए कल्याण ने आगे कहा, और अगर तू इस लड़की को पाने की कोशिश करेगा तो भी वो मेरी ही दुल्हन कहलाएगी। कल्याण की बातों को सुनते हुए नैतिक ने गुस्से से गोली कल्याण के ऊपर चलाई, लेकिन उससे पहले ही एकांश ने उसे बगल में खींच लिया, जिससे गोली जाकर पिलर पर लगी। कल्याण ने हल्के घबराई हुई आंखों से पिलर की तरफ देखा और नैतिक को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में कल्याण का खून कर देने के जज्बात साफ नजर आ रहे थे। जिसकी खूनी आंखों को देखते हुए कल्याण ने एकांश की तरफ देखा और एकांश ने कल्याण को घूरते हुए कहा, डायलॉग बाजी करने का बहुत शौक है वो तुम्हें। अभी अगर गोली लग जाती ना तो भेजा निकल कर जमीन पर बिखर जाता। एकांश की बात सुन कल्याण ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे सपना आया था कि वो बेवकूफ सच में गोली चला देगा। एकांश ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, बेवकूफ तुम हो जो ये भूल गया कि उसी आदमी ने तुम्हारे भाई को मारा है। कल्याण ने एकांश की बात सुनकर कहा, उसने मेरे भाई को और मेरे फादर के बेटे को छीन लिया। अगर मैं इसके साथ वही करूं तो इसमें और मुझ में क्या फ़र्क होता। मैं इसे एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहता हूं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन होकर भी कुछ ना हो। ये कहते हुए कल्याण ने नैतिक को देखा और साध्वी के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देख नैतिक की आंखें छोटी हो गई। और तभी वहां पर शिवांश, मृत्युंजय और अव्यक्त आ गए। मृत्युंजय ने जब कल्याण के सेहरा और शेरवानी में देखा तब वो समझ गया कि साध्वी की शादी कल्याण के साथ हुई है, और नैतिक को गन पकड़कर खड़ा हुआ देख उसने चिल्लाते हुए कहा, नैतिक। मृत्युंजय की आवाज़ सुन नैतिक ने सिर घुमाकर उसे देखते हुए कहा, आइए आइए सारंग साहब, आप ही का इंतजार था। मृत्युंजय ने नैतिक की बात सुनते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और ये सब क्या लगा रखा है तुमने। एक इंसान की जान लेकर तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम। नैतिक ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट साध्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पाने के लिए खून की नदियां बहा दूंगा मैं। अव्यक्त ने आंखें सिकुड़ाते हुए नैतिक को देखा और एकांश से कहा, क्या तुम इतनी देर से यहाँ खड़े टाइम पास कर रहे हो? मैंने सोचा था जल्दी निकलकर तुम अभी तक इसका काम तमाम कर चुके होंगे। तुम सच में बड़े आलसी हो। एकांश ने अव्यक्त के ताने पर गुस्से से उसे देखा और नैतिक ने अव्यक्त को देखते हुए कहा, देखो तो जरा। गूंगा बोलने लगा। अव्यक्त ने नैतिक की बात सुनकर कहा, तुमने अभी मेरी बोली सुनी कहा है नैतिक चावला, अगर सुन लोगे तो कहीं कानों से खून न निकलने लगे। ये कहते हुए अव्यक्त ने ताली बजाई, जिसके साथ ही वहां पर उसके सारे गार्ड्स आ गए और सभी ने आकर नैतिक के गार्ड्स को घेर लिया, जिसे देखकर नैतिक की आंखें सिकुड़ गईं। और उन्हें देखते हुए करण ने मृत्युंजय से कहा, मृत्युंजय अपने बेटे को रोको। मृत्युंजय ने नैतिक को घूरते हुए करण से कहा, नहीं करण, तुम्हारे बेटे ने हद पार कर दी है और तुम लोगों ने भी पागलपंती दिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आन्या ने मृत्युंजय की बात सुनकर कहा, अंकल, हमने बस साध्वी दीदी को बचाया है भाई से, हमने कुछ गलत नहीं किया है। मृत्युंजय ने आन्या को एक नज़र देखा और गार्ड्स को नैतिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, पकड़ो इसे।
गार्ड्स ने मृत्युंजय के इशारे पर अपने कदम नैतिक की तरफ बढ़ाए, जिसे देख नैतिक ने अपने गन को कल्याण की तरफ तानते हुए साध्वी से कहा, साध्वी, तुम दुल्हन भी मेरी बनोगी और विधवा भी मेरी बनोगी। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए नैतिक ने 3 बार गोली चलाई, जिसे देख सभी हड़बड़ा गए और मृत्युंजय ये देखकर जोर से चिल्लाया, अंश। साध्वी और बाकी सब उसे तरफ देखा जहां कल्याण के लेफ्ट साइड और एकांश के पेट पर गोली लगी थी, क्योंकि एकांश ने कल्याण को धकेला था, जिस कारण एक गोली एकांश के पेट पर लगी थी। करण ने ये देखा और एकांश के हाथ के गन को छीनते हुए नैतिक पर गोली चला दी। ये देखकर नित्या चिल्लाई, करण नहीं। ये कहते हुए नित्या नैतिक की तरफ भागी, जहां नैतिक के बाजू पर गोली लगी थी और गन छूटकर उसके हाथ से गिर गई थी और नैतिक वहीं अपने हाथ को पकड़कर बैठ गया था। वहीं कल्याण और एकांश को देखते हुए मृत्युंजय और शिवांश उसकी तरफ भागे और अव्यक्त नैतिक के पास आकर उसे कॉलर को पकड़ उसके मुंह पर मुक्का जरते हुए चिल्लाया, कमीने, तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये कहते हुए अव्यक्त बुरी तरह नैतिक को मारने लगा और नैतिक के मुंह से खून निकलने लगे, जिसे देखते हुए शिवांश पीछे से चिल्लाया, अभी अंश बेहोश हो गया है। जिसकी बात सुन अव्यक्त ने नैतिक के नाक पर एक और मुक्का जरते हुए कहा, मेरे भाई को अगर कुछ होगा ना तो पताल में भी छुप जाएगा तो भी वहां से खींच कर मारूंगा तुझे। इतना कहकर अव्यक्त एकांश की तरफ भागा, जहां एकांश बेहोश हो गया था और उसके पेट से खून निकल रहा था, जिसे देखकर एक मृत्युंजय बुरी तरह पैनिक हो रहा था। कल्याण और एकांश को हॉस्पिटल लेकर आया गया था और नैतिक को भी हॉस्पिटल लाया गया था, क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी थी। एकांश और कल्याण दोनों ऑपरेशन थिएटर में थे और बाहर मृत्युंजय, अव्यक्त और शिवांश खड़े हुए थे। चावला फैमिली भी वहीं पर थी और साध्वी बिल्कुल चुपचाप से बेंच पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सुधांशु, ध्रुवी भागते हुए आ गए और ध्रुवी ने जब साध्वी को देखा तब उसकी फिक्र थोड़ी कम हुई और उसने ध्रुवी की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन साध्वी के गले के मंगलसूत्र और सिंदूर को देखते हुए उसके कदम धीमे हो गए। साध्वी ने जब ध्रुवी के पैरों को देखा, उसने अपने सिर को ऊपर किया। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई थी और उसके हाथ में खून लगा हुआ था, क्योंकि उसने कल्याण को पकड़ा था। साध्वी की लाल हो चुकी आंखों को देखते हुए ध्रुवी ने उसे गले लगा लिया, जिसके गले लगाते ही साध्वी रोने लगी। ध्रुवी की आंखों में नमी तैर गई और उसने साध्वी के पीठ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। जिसकी बात पर साध्वी ने रोते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है मॉम, मैं जब भी कुछ नहीं करती मेरे साथ कुछ न कुछ हो जाता है और आज। ये कहते हुए साध्वी फिर से रोने लगी, जिसे देखते हुए ध्रुवी ने साध्वी को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन साध्वी शांत नहीं हुई। जिसे देखते हुए सुधांशु ने उसके पास आकर साध्वी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, साध्वी ने आंखों में आंसू लिए सिर उठाकर सुधांशु की तरफ देखते हुए कहा, डैड। सुधांशु ने साध्वी के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। साध्वी ने रोते हुए कहा, पहले सिद्धार्थ, अब उसका भाई और साथ में अंश भाई। मैं कितनी बुरी हूँ, सब मेरे कारण हो रहा है। सुधांशु ने साध्वी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ भी गलत मत सोचो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, कह रहा हूँ ना, तो कुछ नहीं होगा। साध्वी सुधांशु की बात सुनकर सिसकने लगी और सुधांशु ने मृत्युंजय की तरफ देखा, जो चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ था। जिसे देखते हुए सुधांशु ने मृत्युंजय के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे मृत्युंजय ने सिर उठाकर देखा और कहा, साध्वी ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और एकांश को कुछ नहीं होगा।
सुधांशु ने कहा। मृत्युंजय ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे पता है मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। सुधांशु ने इधर उधर देखते हुए पूछा, दीदी को बताया? मृत्युंजय ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, सुबह बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी, अभी नहीं बताया तो नाराज भी हो जाएगी। सुधांशु ने कहा। मृत्युंजय ने सुधांशु को एक नज़र देखकर जवाब दिया, उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।